नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राजस्थान विधानसभा के लिए आज 199 सीटों पर मतदान चल रहा है। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह पुनर के निधन के कारण इस सीट पर मतदान स्थगित किया गया है। 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 624 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस बार 22.73 लाख मतदाता पहली बार वोट कर रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 52,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की है। राज्य के 199 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स और अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियों तैनात की गई हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस और होमगार्ड के 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए अपील की है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने का निवेदन किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की साइट का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री दौरे के दौरान तेजस जेट सहित वहां पर मौजूद तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की समीक्षा करेंगे और निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का बचाव अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। आज बचाव अभियान का 14वां दिन है। अभी तक बचाव दल करीब 45 से 46 मीटर अंदर सुरंग तक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ बाधाओं के कारण बचाव अभियान प्रभावित भी हो रहा है। फंसे हुए श्रमिकों के लिए पाइपलाइन के जरिए भोजन, फल, पानी और दवाएं सुरंग में भेजी जा रही हैं। उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत रखने के लिए उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। जब श्रमिक बाहर आ जाएंगे तो उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की भी पूरी तैयारी की गई है। उन्हें ऋषिकेश में एम्स ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस तैयार रखी गई है। गंभीर स्थिति में पाए जाने पर श्रमिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इन सबके बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव कार्यों पर नजर रख रहे हैं। उनकी रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बचाव अभियान अंतिम चरण में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली अड़चनों को दूर कर लिया गया है। प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के उपयोग से पता चला है कि रास्ते में अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के कामारेड्डी और महेश्वरम में चुनावी जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नालागोंडा और हैदराबाद में रोड शो करेंगे। नागर कुर्नूल के कोलापुर और सांगारेड्डी के पतनचेरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सूर्यापेट में हजूर नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे हैदराबाद के सिकंदराबाद और मुर्शिदाबाद में रोड शो करेंगे। तेलंगाना में कल भी पार्टियों ने धुआंधार प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने निजामाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेता अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए केसीआर, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों को परिवारवादी पार्टियां बताते हुए कहा कि भाजपा ही तेलंगाना के लोगों की पार्टी है। अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मंत्री बनाने के लिए पैसा लेती हैं। साथ ही उन्होंने केसीआर सरकार को हटाने की जनता से अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पालकुर्ती में जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी चरम पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग के 6वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध को और मजबूत करने पर जोर दिया।
विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी मजबूत साझेदारी समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, व्यापार, विज्ञान और तकनीक और लोगों से लोगों के बीच संबंध जैसी संभावित क्षेत्र शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल नई दिल्ली में डीप फेक और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुपालन के संबंध में डिजिटल कंपनियों के साथ डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया। उन्होंने डीप फेक जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए डिजिटल कंपनियों की सामूहिक प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया। शांति अभियानों में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 16 देशों के सैनिकों के लिए 6 से 24 नवंबर के बीच प्री डिप्लॉयमेंट कोर्स का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विकास के लिए एक मंच तैयार करना और अधिकारियों के बीच कौशल, नेतृत्व और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए 334 कर्मियों वाले नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची है। यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली भाजपा के नेता एवं एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल को नमो ऐप का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के एवज में अतिरिक्त धनराशि देती रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के किनवट तालुका में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव तक जा रही है। इस यात्रा के दौरान लोग सरकार की लाभकारी योजनाओं और नीतियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया के बेतालपुर विकासखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, घरौंदी योजना, कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति एवं प्रमाण पत्र दिए गए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद भी फटाफट खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए शुक्रवार को सिख जत्था दिल्ली से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। जत्था आज अटारी वाघा सीमा के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश कर गुरुद्वारा के दर्शन करेगा। पुणे में तुलसी विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पारंपरिक तरीके से इस आयोजन में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि थाना चौबिया इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ा, जबकि 2 बदमाश भाग निकले। इसके पास से 7 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी में 5 जंगली हाथी किसानों के खेतों में घुस गए और फसल को रौंदकर चौपट कर दिया। घटना से नाराज किसान वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते वैगई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु में अगले 3 घंटों के लिए तूफान की चेतावनी जारी की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। साथ ही 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कश्मीर में कड़ाके की ठंड हो रही है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पिछली रात न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने घाटी में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है।
श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। पर्यटक और स्थानीय लोगों को सुबह और शाम ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली के जैतपुर इलाके में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि जब दीवार गिरी तब तीनों बच्चे वहां से गुजर रहे थे और दीवार की चपेट में आ गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केरल के अंटीगल में विभिन्न बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र की योजनाओं की वित्तीय सहायता जारी करेंगे। कार्यक्रम में विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी शामिल होंगे। इस अवसर पर मुद्रा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत 1.5 लाख से अधिक लाभार्थी खातों में लगभग 6,015 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। वित्त मंत्री एसबीआई की कैश वैन और एटीएम वैन को भी रवाना करेगी। केरल ग्रामीण बैंक के 5 बैंकिंग संवाददाताओं को माइक्रो एटीएम सौंपे जाएंगे। राज्य बैंकिंग समिति के नेतृत्व में कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यक्रम में नाबार्ड, सिडबी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष होगा। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह 2023 के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मंगाए गए हैं। कुल 1,770 आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वाधिक क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा पर लॉर्ज कॉमन एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार के निर्माण से संबंधित कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सिटी बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां आयकर विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयकर कार्यालयों में प्रभावशाली और खूबसूरत ढंग से तैयार किया गया कार्य परिवेश होना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते खुले 5 कंपनियों की प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग को खुदरा निवेशकों के दम पर जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिला है। ये कंपनियां बाजार में 7,377 करोड़ रुपए जुटाने उतरी थी। इसके बदले इनको 2.59 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आवेदन मिले हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कृषि भवन में फसलों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष गेहूं में करीब 60% क्षेत्र को जलवायु अनुकूलित किस्मों के आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किस्मों के उत्पादन में स्थिरता लाने में सहजता होगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण ने निर्यात सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रीय काजू दिवस पर बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और अमेरिका के लिए अपने काजू निर्यात को झंडी दिखाकर रवाना किया। बांग्लादेश को ओडिशा से काजू की अब तक की पहली खेप प्राप्त होगी। कोटे डी आइवर के बाद भारत 15% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ काजू का दूसरा बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसके बाद विश्व के काजू निर्यात में वियतनाम का स्थान है। भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर की तुलना में नवंबर में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी घटने की संभावना है, जबकि शहरी बेरोजगारी बढ़ सकती है। नवंबर के पहले 3 सप्ताह में ग्रामीण इलाकों में औसत बेरोजगारी दर 8.4% रही। यह अक्टूबर के 10.8% से कम है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी ने उत्कृष्ट व्यवहारों, विशेषज्ञ संकाय, प्रशिक्षण सामग्री और नवाचारी प्रौद्योगिकियों जैसे संसाधनों को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बंधन बैंक ने 3 साल के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सुरक्षा और विश्वास के नजरिए से इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक नियमन नहीं होने पर यह उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है। टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को भारतीय धातु संस्थान की ओर से 77वीं वार्षिक तकनीकी बैठक में मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट लीडरशिप की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित IIM JRD टाटा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल हमास के बीच 49 दिनों से जारी युद्ध में कल संघर्ष विराम लागू होने के बाद हमास ने पहली बार 24 बंधकों को रिहा किया है। इनमें 13 इजरायली, 10 थाईलैंड और 1 फिलीपींस का नागरिक है। गौरतलब है कि शर्तों के तहत दोनों देश 4 दिनों के लिए संघर्ष रोकने पर सहमत हुए हैं। रिहा किए गए बंधकों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस को सौंपा गया है। उसके बाद उन्हें मिस्र के इजराइल को सौंपा गया। थाईलैंड और फिलीपींस के लोग संघर्ष विराम के समझौते के तहत नहीं सौंपे गए हैं। इसके लिए अलग से हमास, मिस्र और कतर के बीच बातचीत हुई है। संघर्ष विराम के दौरान 4 दिन में कुल 50 बंधकों को छोड़ने पर सहमति बनी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के द्वारा रिहा किए गए बंधक इजराइल पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका देश सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि रिहा हुए बंधक की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच हो गई है और उनके परिवारों की रिहाई के बारे में सूचित कर दिया गया है। इजराइल ने हमास के द्वारा रिहा किए गए 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया है। रिहा होने के वाले फिलिस्तीनी नागरिकों में 24 साल की महिला शामिल है जो पिछले 8 साल से इजराइल के जेल में बंद थी। कतर और मिस्र की मध्यस्थता वाले समझौते के तहत पहले चरण में 39 नागरिकों को रिहा किया गया है। 4 दिन के संघर्ष विराम के दौरान कुल 150 फिलिस्तीनी बंधक छोड़े जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू होने के पहले दिन रफा क्रॉसिंग के जरिए मानवीय मदद पहले से ही ज्यादा हुई है। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस ने कहा है कि गजा में 137 ट्रक के जरिए राहत सामग्री पहुंची है। 7 अक्टूबर के बाद ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों की खेप पहुंची है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और यूरोपियन संघ के नेताओं ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन किया। ट्रूडो ने यूक्रेन को 11,000 असॉल्ट राइफलें और गोला बारूद भेजने की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन से उस स्थल का दौरा कराया जो अटलांटिक महासागर पर न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रांत की राजधानी के ऊपर स्थित है। जिम्बाब्वे में हैजा के बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने हैजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक समारोह और खाद्य वेडिंग को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। इस सप्ताह में दक्षिणी अफ्रीका देश में हैजा के 1259 नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज तक देश में 8,787 मामलों में हैजा से जुड़ी 155 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में संक्रमणों की संख्या सबसे अधिक है। संक्रमण रोकने के लिए पिछले हफ्ते राजधानी में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से दुनिया में तबाही होने की चेतावनी दी है। गुटेरेस ने चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के साथ अंटार्कटिका दौरे के बाद ये बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP28 में वह इस भीषण संकट का सामना करने के लिए मजबूत कदम उठाने का आह्वान करेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी फटाफट खबरों का सिलसिला एक्सप्रेस 100 पे जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आयरलैंड के डबलिन में एक स्कूल के पास एक चाकू हमले में 3 छोटे बच्चों समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर भड़के दंगों में 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात तक सेंट्रल डबलिन की सड़कों पर फिर से शांति बहाल हो गई है। वहीं हमले में घायल सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस हिंसा को डबलिन को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस हिंसा ने आयरलैंड को शर्मसार किया है। नीदरलैंड के आम चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी की जीत के बाद जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चुनाव परिणामों पर आश्चर्य और गुस्सा व्यक्त किया। मुस्लिम संगठन सरकार ने अपने अधिकारों को लेकर चिंतित है। वाइल्डर्स की इस जीत ने यूरोपीय राजनीति में तनाव ला दिया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को विदेश में 3 प्रमुख जीत हासिल करने की जरूरत है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। युवा पिस्टल निशानेबाज अनीश भानवाला ने ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता के मौजूदा संस्करण में भारत का ये पहला पदक है। अनीश ने फाइनल में 27 शॉट से तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष युगल का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना चीन की हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया के लियो रोली कैनाडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी को मात दी थी। सात्विक चिराग ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-16, 21-14 से हराया था। भारत के एचएस प्रणॉय को चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। प्रणॉय को जापान के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कोदाई नाराओका ने 21-9, 21-14 से शिकस्त दी। शीर्ष भारतीय क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इस जीत से आडवाणी ने विश्व खिताबों की संख्या 27 हो गई है। पंकज आडवाणी ने फाइनल में हमवतन सौरभ कोठारी को 5-0 से हराकर 5वीं बार दोहरा खिताब अपने नाम किया है। आडवाणी ने हाल ही में 1000 अंक के लंबे प्रारूप में कोठारी को हराया था। शिलांग में होने वाली 7वीं एलीट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिवा थापा और अमित पंघाल पर नजर रहेगी। इस प्रतियोगिता में 13 भारत वर्ग में 350 से अधिक मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वसीम ने पाकिस्तान की तरफ से 121 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 55 वनडे और 66 T20 शामिल हैं। BCCI ने इंग्लैंड A के खिलाफ होने वाली महिला T20 सीरीज के लिए भारत A टीम की घोषणा कर दी है। भारत A टीम की कप्तानी केरल की मीनू मणि करेंगी। जर्मन फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा के बायर्न म्यूनिख में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए FC कोलोन को 1-0 से हराने में सफलता पाई है। इस जीत के साथ बायर्न ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। बायर्न म्यूनिख के लिए इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी कैन ने 20वें मिनट पर एकमात्र गोल किया। 12 लीग मैचों में हैरी कैन का यह 18वां गोल था। इसी के साथ वे बुंदेसलीगा सत्र में 18 गोल करने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंच फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मन ने मोनाको पर 5-2 की बड़ी जीत हासिल की है। PSG के लिए पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 3 गोल हुए। मोनाको की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया ने डेविस कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने फिनलैंड को आसानी से 2-0 से हराकर लगातार दूसरे साल खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। और अब फिल्म जगत से जुड़ी खबरें। अपनी प्रेमिका रीवा स्टीनकैम्प की हत्या के जुर्म में 2016 से दक्षिण अफ्रीका की जेल में बंद पैरा एथलीट ऑस्कर की पिस्टोरियस को पेरोल पर रिहाई की अपील स्वीकार कर ली गई है। उन्हें 5 जनवरी 2024 को पेरोल पर रिहा किया जाएगा। तेलुगु स्टार नानी एक पारिवारिक ड्रामा के साथ बड़े पर्दे पर लौट आया है। उनकी आगामी फिल्म हाय पापा का ट्रेलर जारी किया गया है और इसने नेटिजन्स और नानी के प्रशंसकों को काफी आश्चर्यचकित कर दिया है। रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म एनिमल के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। दिल्ली में एनिमल का ट्रेलर लॉन्च किया करने के बाद फिल्म की टीम ने मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट में इसका ऑडियो लॉन्च किया। इफी गोवा में मुंबई डायरी सीजन 2 का VFX का प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनुराग ठाकुर ने भाग लिया। साथ ही VFX और इसकी संभावनाओं पर चर्चा की गई। हिस्ट्री की किताबों में फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। मोटिवेशनल स्पीचों में भी अक्सर नेपोलियन का नाम लिया जाता है, लेकिन अब नेपोलियन पर बनी इस फिल्म को Apple TV Plus पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की PCB छात्रावास में 2 दिनों तक पूरा छात्र सम्मेलन पग ध्वनि 2023 का आगाज हो गया है। यह कार्यक्रम 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें छात्रावास के पूर्व में रहे छात्र भाग लेंगे। अभिनेत्री आलिया भट्ट भारत के सबसे बड़े पर्यावरण फिल्म महोत्सव ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन गई हैं। 1 से 10 दिसंबर 2023 तक होने वाले ये महोत्सव पर्यावरण के मुद्दों को सिनेमा की मदद से सभी के सामने लाने के लिए समर्पित है। यशराज फिल्म्स ने अपनी तीसरी वेब सीरीज अक्का का ऐलान कर दिया है। पीरियड थ्रिलर इस सीरीज में साउथ की मशहूर अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में होंगी। उनके साथ बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे भी नजर आएंगी।
बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म जोरम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जी स्टूडियोज की फिल्म जोरम में मनोज वाजपेयी, मोहम्मद जिशान अयूब, राजश्री देशपांडे, तनिष्ठा चटर्जी और स्मिता तामे जैसे कलाकार नजर आएंगे। और ऋतिक रोशन और दक्षिण भारतीय स्टार जूनियर एनटीआर के बीच आने वाली फिल्म वॉर 2 में होगा मेगा एक्शन सीन। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच मुख्य भूमिका रहेगी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।